जानकारी है कि आईडीएफसी और एयू बैंक धोखाधड़ी का यह मामला, इसमें ताजा अपडेट क्या है। सस्पेंडेड आईएएस प्रदीप कुमार ने अग्रिम जमानत की मांग की है। पंचकुला सीबीआई कोर्ट में दायर हुई है याचिका। गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दायर की गई है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़ा हुआ घोटाला और इस मामले में अभी तक 3 आईएएस सस्पेंड हो चुके हैं। 2 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई है। तो सस्पेंडेड आईएएस प्रदीप कुमार ने अग्रिम जमानत की मांग की है। पंचकुला सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मामले में सस्पेंड चल रहे हैं प्रदीप कुमार। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अनियमितता के आरोप और साथ ही 2 जुलाई को इस मामले में अब अगली सुनवाई होने जा रही है। सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर है प्रदीप कुमार और पंचकुला सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस मामले को लेकर सस्पेंड चल रहे हैं प्रदीप कुमार। हरियाणा के चर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है। सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार ने संभावित गिरफ्तारी की चर्चाओं के बीच पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। 2 जुलाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है क्योंकि सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर की तरफ से अब अग्रिम जमानत की याचिका बताया जा रहा है कि दायर हुई है पंचकुला सीबीआई कोर्ट में। और इसी केस में 2 अन्य आईएएस ऑफिसर आर.के. सिंह और पंकज अग्रवाल पहले से न्यायिक हिरासत में। फिर से आपको बता देते हैं, 2 आईएएस अधिकारी आर.के. सिंह और पंकज अग्रवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं और साथ ही साथ अब सस्पेंडेड आईएएस प्रदीप कुमार जो हैं उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है क्योंकि संभावित गिरफ्तारी का डर है। हो सकता है कि गिरफ्तार हो जाएं और बहुत ज्यादा समय उनकी सेवाओं का बचा भी नहीं है। बहुत जल्द उनकी रिटायरमेंट का भी समय है। 2 जुलाई को इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई होनी है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष की घेराबंदी गोलबंदी करने में लगा हुआ है क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो इस समय केंद्र बिंदु बना हुआ है। सीबीआई एक्शन लगातार देखने को मिला। पंचकुला सीबीआई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एक्शन से बेचैनी बढ़ चुकी है। जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है इस मामले में, ऑपरेटर सौरभ शर्मा को रिमांड पर लिया गया था। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हें जो 1 साल का एक्सटेंशन मिला था अब वो भी खत्म हो रहा है बहुत जल्द। और बात अगर करें तो सीबीआई एक्शन जो लिया जा रहा है, सीबीआई एक्शन के साथ साथ पैरेलली जो सीबीआई इस मामले में डेवलपमेंट्स खोलकर सबके सामने रख रही है कि जी ये देखिए ये डेवलपमेंट है इस मामले को लेकर, वो सभी को चकाचौंध कर रहा है। जैसे जैसे परत दर परत खुलती जा रही है वैसे वैसे अब सभी चौंक रहे हैं। क्या ये भी हो सकता है? क्या ये भी संभावना थी इस मामले में जो किसी ने सोचा नहीं था? आईएएस अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है। अब ऐसे में आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं की जांच देखने को मिली। डेटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो चुका ऑलरेडी और कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूछताछ भी लगातार जारी है और कई और खुलासे इस मामले को लेकर अभी होने बाकी हैं। लगातार ये बातें भी चर्चाओं का केंद्र है और कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, 2 जुलाई की तिथि बहुत महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है इस मामले को लेकर क्योंकि इसमें अब सुनवाई भी होनी है। और हमने आपको बताया कि अब ये जो चर्चित मामला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉड मामला, सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर है प्रदीप कुमार, उन्होंने अब अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी पंचकुला सीबीआई कोर्ट में क्योंकि उन्हें डर है कि हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए इस मामले को लेकर। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रामराजू शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं। रामराजू शर्मा, अभी फिलहाल जिस तरीके से सर ये पूरा का पूरा मामला देखने को मिल रहा है, अब आईएएस अधिकारियों की भूमिका इसमें अपने आप में सभी को हैरत में डाल रही है और जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है इस मामले को लेकर वो लगातार ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है क्या ये भी हो सकता था इस मामले में? शर्मा जी। शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता एनएलडी हमारे साथ बने हुए हैं। अब एनएलडी प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी की तरफ जा रहा हूं। रेड्डी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, यस, मिल रही है। अभी सर, जिस तरीके से आईएएस अधिकारियों की भूमिका इसमें सामने आ रही है, अब किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि पैरेलली जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है इस मामले को लेकर, जिस तरीके से पूरी स्टोरी डेवलप होती जा रही है, परत दर परत खुलती जा रही है, हम ये सोच नहीं सकते थे क्या ये भी संभावित हो सकता है? देखिए बसंत जी, बहुत ही निंदनीय बात है, चिंतनीय बात है, बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस प्रदेश में जो रखवाले बिठा रखे हैं वही खेत को खा रहे हैं, और सरकार का इतना डर, इतना भय, अपने पद का इतना डर, इतना भय, कुछ भी तो नहीं बचा है इस प्रकरण की, जिसमें आईएएस अधिकारी जैसे जो के सर्वे सर्वा होते हैं प्रशासनिक इकाई के, और सरकार के इतने वो सहेते होते हैं। जैसे पंकज अग्रवाल की तो बात आती है, इनको कितने कई डिपार्टमेंट दे रखे थे, राज्यसभा चुनाव का रिटर्निंग अधिकारी तक इनको लगाने का काम किया गया, कितना खेद सरकार ने इस पर किया हुआ था। इससे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये सरकार के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा था, और अब सीबीआई इसकी परतें खोल रही है। अगर सरकार का इशारा नहीं होता, सरकार की सहानुभूति नहीं होती, किसी बड़े मंत्री की, संतरी की इसमें कोई शह ना हो, ऐसा लगता नहीं है। जरूर कोई बड़े जो सरकारी लोग हैं, जो मंत्री हैं, विधायक गण हैं और उच्च जो सरकार के नेता लोग हैं, कहीं न कहीं इन बातों से, जैसे खास करके पंकज अग्रवाल जी की बात जब सामने आई तो पूरे समाज में इस बात की चर्चा है कि नायब सिंह सैनी के इतने नजदीकी अधिकारी जो आंख मीच करके सैनी साहब के ऊपर विश्वास किया करते थे, कहीं कहीं इसमें ये बात तो नहीं है कि इनको खुली छूट दे रखी थी कि आप जैसे करना है करो, लेकिन सरकार का एक खजाना भरने का काम करो, हमारा भी घर भरने का काम करो। कहीं ऐसे भी इसमें शक और संशय पैदा होते हैं, और ये बहुत ही निंदनीय बसंती बात है कि भाई एक आईएएस अधिकारी के लेवल को, जिसके ऊपर सरकार इतना भरोसा और विश्वास करती है, जनता इतना भरोसा और विश्वास करता है, यदि वो खुद ही भ्रष्ट है तो कितना और भ्रष्टाचार इन्होंने मचाया होगा। ठीक है रेड्डी साहब, आपके पास में लौटूंगा वापस। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ आ चुके हैं, रामराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड साहब हमारे साथ लगातार पैनल में बने हुए हैं। रामराज शर्मा, आपकी तरफ आना चाहूंगा सर। जिस तरीके से आईएएस अधिकारियों की भूमिका अब इस मामले में देखने को मिल रही है, अब एक अग्रिम जमानत याचिका लगा दी गई है, कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारियों को डर ये है कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, अगर ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से कटघरे में खड़ी हो जाएगी, और वो भी इतने बड़े घोटाले को लेकर, तो सरकार इसे लेकर क्या कर रही है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब इस घटना का पता चला, इस प्रकरण का पता चला, उन्होंने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। हिंदुस्तान में सीबीआई से बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है। उन्होंने 1 सेकंड लगाया, तुरंत सीबीआई से जांच के आदेश दे दिए, ताकि इस घटना में कौन इन्वॉल्व है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कोई छोटा कर्मचारी है या बड़ा अधिकारी है, नेता है, अभिनेता है, जो भी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इससे भी आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब देर रात हो गई थी और माननीय डीजीपी साहब सो गए थे, उन्होंने उनको फोन किया, उनको जगाया, और उन्होंने कहा आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों की कोई भी शाखा हमारे हरियाणा में खुलनी नहीं चाहिए। माननीय डीजीपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रात को ही इन बैंकों का आगे हमारी फोर्स लगा दी, और बड़ा खुशी का समाचार है कि सुबह 9:30 बजे तक ब्याज समेत पाई ब्याज समेत पैसा वसूल कर लिया। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी है। सर, बात वो नहीं है, बात ये हमने पूछी नहीं है कि इस मामले को लेकर अब फिलहाल चलिए आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चल रहे हैं, और जहां तक अधिकारियों की सवाल मेरा ये था ही नहीं सर। रामराज शर्मा जी, आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी,
ये तो आप बाध्य हैं इस चीज को लेकर, इतना बड़ा खुलासा हो गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे चलेगा? कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये बात आप बताइए कि सीबीआई तक इस मामले की जांच पहुंची, सीबीआई तक पहुंचने का ये मामला इतना बड़ा हो गया, उसके बाद जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप ये तो मानेंगे कि बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक रही है? देखो, ये जो प्राइवेट बैंक हैं, पहले भी ऐसा नहीं है भाई हमारी सरकार ने इनमें खाते खोले, हमारे टाइम में पहले भी सरकारी खाते प्राइवेट बैंकर में खुलते रहते हैं, ये रूटीन मैटर था। सर डक कर रहे हैं आप सवाल को डक कर रहे हैं। रामराज शर्मा जी, आपके पास लौटूंगा मैं, मुझे कांग्रेस प्रवक्ता पर जाना होगा क्योंकि जवाब आप दे नहीं रहे हैं इसका सीधा। अब सुरेश रोड साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोड साहब, अब ये पूरा का पूरा जो एपिसोड सर आपने देखा होगा अच्छे तरीके से, पर्सनली विपक्ष होने के नाते तो हमसे अच्छे तरीके से आपने मॉनिटर किया होगा कि क्या क्या इसमें लूपहोल रहे हैं, क्या क्या इसमें चीजें खामियां रही हैं। अब ऐसे में सीबीआई जांच तक बात पहुंची, उसके बाद अधिकारियों के नामों की भूमिका इसमें सामने आना, पूरी ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आज एक डाउट की नजरों से अधिकारियों को देखा जा रहा है और सरकार की नाक के नीचे ये बहुत बड़ी अनियमितता, ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर। बसंत जी, सबसे पहली बात जो डिबेट में सामने आई, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस अपनाती है। मैं विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं ये साफ करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह हरियाणा सरकार या केंद्र की सरकार नहीं थी जिसने जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए यहाँ पर सीबीआई की जांच की तुरंत से इजाजत दी या धरपकड़ शुरू की या केस ओपन किया। मैं बताता हूं कि ये शेयर मार्केट में इस बैंक के एक तरह से ध्वस्त हो गया, वो मुद्दा उठ गया। सेबी जो SEBI हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का काम देखते हैं, उन्होंने बैंक को लेटर लिखना पड़ा, और यही नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर को बयान देना पड़ा कि हम नजर बनाए हुए हैं और इसमें जो निवेशक हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। उन्हीं दिनों लोकसभा का सत्र चल रहा था, जब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये बात कही, बयान आया, तो लोकसभा में हमारे नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। सरकार की इन्वॉल्वमेंट इसमें सीधे सीधे साफ साफ जाहिर नजर आ रही थी, और जिसने घोटाले में अपने हाथ से ये कार्रवाई की हो, घोटाला किया हो, वो लोग तो हमारे से पहले जानते हैं, सीबीआई से पहले जानते हैं जो शामिल हैं। तो उन्होंने आनन फानन में, उनके पास कोई चारा नहीं बचा, सीबीआई जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए आदेश करके उन्होंने कहा कि हम तो पाक साफ हैं। जबकि ये बात हर एक व्यक्ति जानता है कि IAS अधिकारी अगर कहीं पर आ जाते हैं तो वो सरकार के ज्यादा नजदीक होते हैं। सरकार से सह के बिना किसी IAS की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़ा कोई घोटाला कर दे, इतना बड़ा कोई कांड कर दे। और एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि पहले भी सरकारें प्राइवेट बैंकों में खाते खोलती आई हैं, खाते खोल लिए गए होंगे, वैसे तो नहीं खोलते, लेकिन अगर कोई खाता खुल भी गया किसी सरकार में, लेकिन सरकारी खाते का पैसा लेकर नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह ऐसे अधिकारी कभी नहीं भागे किसी भी सरकार के दौर में। राजनीति से ऊपर उठकर यह बात कहता हूं। देखिएगा, इसका अगर बैंक में कोई कर्मचारी बेईमान हो जाता है, प्राइवेट बैंक है, तो हम भी समझ सकते हैं कि नायब सिंह सैनी सरकार उस बैंक के कार्य प्रणाली पर कैसे नजर रख पा रही होगी। यहाँ तो बैंक से ज्यादा सीधा म्युनिसिपल कारपोरेशन पंचकुला की इन्वॉल्वमेंट है। वो किसके अधीन है? वो प्राइवेट बैंक के अधीन है क्या? अरे मेरे वहां पर डेपुटेशन के ऊपर पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने चहेतों को बार बार दूसरे विभागों से डेपुटेशन देकर जिम्मा सौंपा है। अब तो बात ये साफ नजर आने लगी है, इसका मतलब वो घोटाला करने के लिए प्रतिनियुक्ति पे या डेपुटेशन पे उन लोगों को भेजते थे जो उनके खासम खास थे। और रही बात IAS अधिकारी की, पंकज अग्रवाल जी की, पूरा हरियाणा सत्ते में था जब लोकतंत्र की हत्या करने का काम रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा चुनाव 2025 में वो कर रहे थे, देख रहे थे लोग, तब समझ में आया कि उनके ऊपर दबाव क्या था। आप ही की बात का मैं एक शॉर्ट कमेंट ले रहा हूं रामराज शर्मा जी से।
जी रामराज शर्मा जी। मैं एक सेकंड ऐसा मैं इसको बताना चाहूंगा, ये पकड़ा किसने है? हमारी सरकार ने पकड़ा होगा ना। और सीबीआई से बड़ी कोई जांच एजेंसी हिंदुस्तान में है? मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश कर दिए और सीबीआई ने जितने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जांच करने की इजाजत मांगी, सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए, तुरंत परमिशन दे दी सीबीआई को। और ये फालतू में ये अब जनता ने इनको नकार दिया, उलझुल बातें करते, उलझुल फैसले लेते हैं। इनसे पूछिए रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? रॉबर्ट वाड्रा को बताइए ना, इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? रामराज शर्मा जी, ये तो देखिए डिबेट से हटके एक मुद्दा हो जाएगा, इस पे तो आप चर्चा बहस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि समय बीत जाएगा। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, राजस्थान में, यूपी में, रामराज शर्मा जी, अभी फिलहाल निलंबन की कार्रवाई तो हम देख रहे हैं, कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया। और जहां हरियाणा, राजस्थान, सुनिए तो बर्खास्तगी को लेकर भी क्या तैयार है? अगर दोषी पाया जाता कोई अधिकारी तो बर्खास्तगी को लेकर भी तैयार बैठी है क्या सरकार? नोट बनाने की मशीन लगा ली उसने। जी रामराज शर्मा जी, मैं पूछ रहा हूं कि निलंबन की कार्रवाई तो हमें देखने को मिली है अब शुरुआती दौर में। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यहां पर दोषी पाया गया अधिकारी तो बर्खास्तगी को लेकर क्या तैयारियां आपकी? तैयार है सरकार इस चीज के लिए? ऐसा है, सरकार बिल्कुल तैयार है। माननीय जब कोर्ट में मामला विचाराधीन हो जाता है, अब जुडिशियल इसीलिए मैंने अगर शब्द का प्रयोग किया सर, इसीलिए मैंने इफ शब्द का प्रयोग किया। मैं भी यही कह रहा हूँ, माननीय अदालत में मामला विचाराधीन है। अब वहां से क्या होता है, देखो फैसला अदालत करती है। और जहां तक प्रशासनिक बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी एजेंसी है जांच एजेंसी, जो निष्पक्ष जांच करती है, इंडिपेंडेंट है, कि उसमें किसी सरकार का इंटरफेयर नहीं होता। तुरंत सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। सीबीआई ने जिन जिन आईएएस अफसरों के खिलाफ, जिन जिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की, जांच की, सरकार से अनुमति मांगी, तुरंत सरकार ने अनुमति दे दी। ठीक है रामराज शर्मा जी, आपके पास लौटूंगा सर मैं। कार्रवाई लगातार इस मामले को लेकर चल रही है। रेड्डू साहब इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए। रेड्डू साहब, एक सवाल मेरे मन में इस समय कौन रहा है कि जब ये मामला देखने को मिला, सीबीआई को जब जांच सौंपी गई, अब जिस तरीके से मामला लगातार खुलता जा रहा है, परत दर परत उधेड़ रही है सीबीआई और तह तक जाने की कोशिश सीबीआई की है इस मामले को लेकर, बहुत सतही तौर पर जो लग रहा था रेड्डू साहब आपको भी कि ये बैंक कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की एक ऐसी संदिग्ध भूमिका शुरुआती दौर में सीबीआई का इशारा भी था इस तरफ, और उसके बाद अब जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, ये तो चौंका रही है सबको, सबके होश फाख्ता हो गए हैं कि क्या चल रहा है। हाँ देखिए बसंत जी, बैंक कर्मचारियों की तो बात छोड़िए, मैं तो कहता हूँ जो ये आईएएस अधिकारी अब जांच के दायरे में आए हैं और इनको निलंबित किया गया है, 3 अधिकारी एक अग्रिम जमानत के लिए जो ये लगाई हुई है अपना प्रदीप जी ने, तो ये इनसे भी ऊपर का मामला है बसंत जी, क्योंकि जो ये आईएएस अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, और ये प्रदीप की तो और पंकज अग्रवाल जी के सर, देखो कोई भी सरकार का जो चहेता आईएएस अधिकारी होता है उसी को प्रमुख विभागों पर बिठाया जाता है, ये सब जानते हैं, सब समझते हैं। जो सरकार का चहेता नहीं होता है उसको तो हेडक्वार्टर पर बिठा देते हैं, खूब लाइन लगाने का उनको काम करते हैं। एक सरकार की पॉलिसी होती है, जो उसके कहे में चलेगा उसी को वो ये मंत्रालय दे, उसी को ये देते हैं, विभाग देते हैं। अब जब इनको विभाग दे रखे हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार के विश्वसनीय भी हैं, सरकार के सहेते भी हैं, इसलिए इनको ये विभागों के प्रमुख बना करके इनको बिठाया गया है। और जब इनको प्रमुख बना करके बिठाया गया और इतने बड़े बड़े घोटाले, एक एक अधिकारी में 10-10 प्राइवेट कंपनियों को जो है ना पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, उनको पैसा चला जाता है। आखिर जो एक बड़ा घोटाला होता है उसको भी आईएएस अधिकारी को भी अपने डायरेक्टोरेट से या फिर किसी जो चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होती है। ऐसे नहीं कि करोड़ों रुपए के घोटाले आईएएस अधिकारी की भी बाउंडेशन होती है, उनकी लिमिट होती है। ठीक है रेड्डू साहब, आज क्योंकि डिबेट थोड़ी शॉर्ट है, क्योंकि समय की भी कमी है, केवल 1 मिनट की प्रतिक्रिया मैं रोड साहब से चाहता हूँ। सुरेश रोड साहब। बस मैं बसंत जी ये भी कहना चाहता था कि अब समझ में आ गया हरियाणा वासियों को कि पंकज अग्रवाल जी ने कांग्रेस पार्टी के 4 राज्यसभा चुनाव में एमएलए के वोट
क्यों इनवैलिड किए? इनके ऊपर दबाव था। पहली बात तो बीजेपी कटघरे में इस तरीके से आ जाती है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज हुए आईएएस अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर क्यों बनाया? ऐसा नहीं बनाया जाता कभी। सर आप थोड़ा मुद्दे पे रहिए ना, क्योंकि वो तो बीती बात हो गई सर। नहीं, वो साथ में वो इंक्वायरी भी सीबीआई को कर लेनी चाहिए। ये भी एक लोकतंत्र। प्लीज थोड़ा मुद्दे पर बोल दीजिए, क्योंकि समय की कमी है, फिर आप कहेंगे। दूसरा मैं ये कहता हूँ वसंत जी, मुद्दे पे भी अगर प्रशासनिक अधिकारी लपेटे में आ रहे हैं ना, तो सरकार लपेटे में है, क्योंकि साइन तो प्रशासनिक अधिकारियों के होते हैं, विभाग के प्रमुख इसमें आ रहे हैं। और दूसरा, नगर पालिका या पंचकुला नगर कारपोरेशन जो है वो तो आप सरकार के अधीन आती है, उसकी एफडी अगर कहीं पर जा रही है तो पंचकुला कारपोरेशन क्या कर रही थी? चलिए ठीक है, बिल्कुल। रामराज शर्मा जी केवल 10 सेकंड में एक शॉर्ट जवाब सर, क्योंकि मुझे वाइंड अप करने की कमांड मिल चुकी है। रामराज शर्मा। हर काम हमारी सरकार में पारदर्शिता के आधार पर होते हैं। ये मैंने आपको बताया, डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को आप सभी ने बहुत समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखने की बात यह होगी कि ये मामला जो चल रहा है, सीबीआई का रडार इस मामले को लेकर लगातार उन सभी व्यक्तियों को रेड स्पॉट कर रहा है, सेंस कर रहा है जिन